मैं हूं विशेष शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार क्रैकिंग द करियर कोड में आपका स्वागत है। इस वेबिनार का मकसद है युवाओं को फ्यूचर के करियर के बारे में बताना, बदलते समय के साथ नए नए जॉब्स की संभावनाओं के बारे में अवेयर करना। वैसे अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऑनलाइन कल्चर जिस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, जिस तरह से हमारी स्टडी और जॉब्स में ऑनलाइन का स्कोप बढ़ा है, ज्यादातर लोगों को लगने लगा है कि आने वाला समय कंप्यूटर साइंस का है। स्टूडेंट्स भी शायद अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में ही ज्यादा देख रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही एकमात्र ऑप्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में उन तमाम बेटर ऑप्शंस और संभावनाओं को नजरअंदाज ही कर दें जो हमें बेटर फ्यूचर दे सकती है। हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक भी यही है, इज कंप्यूटर साइंस द ओनली ऑप्शन? आपको इसी सवाल का जवाब देने, फ्यूचर की जॉब्स और करियर की नई राह दिखाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट्स। पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीराम देवनाथन। आप प्रिंसिपल हैं अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के। सर वेलकम। थैंक यू, नमस्कार। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं कुश श्रीवास्तव। कुश जी स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं। कुश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर वीके शर्मा जी। आप एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं एसजीआई ग्रुप आगरा से। सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय इस वेबिनार के लिए निकाला। थैंक यू। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि ये वेबिनार आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर यंगस्टर्स हैं तो आपके करियर को चुनने के लिए, आपके स्टडी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपको सही जानकारी देगा। इसलिए शामिल रहिए इस वेबिनार में और क्लियर करिए अपने सारे डाउट्स। अगर आपके पास कोई सवाल भी है तो हमें भेजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं वेबिनार की कुश श्रीवास्तव जी के साथ। कुश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही जी। जब बात फ्यूचर जॉब की होती है और कहा जाता है दुनिया तेजी से ऑनलाइन हो रही है, तो कोर्स के रूप में सबसे पहले दिमाग में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भविष्य सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही है? क्या कंप्यूटर साइंस ही सिर्फ बेस्ट ऑप्शन होगा या और भी बहुत से ऑप्शन है? प्लीज इसे डिस्क्राइब करिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। श्योर, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि जीवन में उनको क्या करना है और आगे चल के कौन सी ब्रांच उनको लेनी है इंजीनियरिंग में। तो देखिए, इसमें कुछ बातें समझने की हैं, दो तीन पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ है जो आपने कहा, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि एक ऐसी वस्तु जो आपका एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट कम करे। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि जैसे स्टीम इंजन आया या टेलीफोन का इजाद हुआ, तो उसके बेसिस पे चीज़ें बदल गई। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जिस तरह से लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या जॉब क्रिएशन हो फॉर दैट मैटर। तो हर इनोवेशन के साथ जैसे जैसे इनोवेशन होता है उस तरह की जॉब्स भी इवॉल्व होती रहती हैं। अब क्या बेस्ट है किसके लिए, इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। पहली चीज़ है, एक लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव से अगर जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी देखते हैं कि भाई नौकरी लग जाए हमारी और हम कमाऊ हो जाएं, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो एक वो नज़रिया है। दूसरा नज़रिया है कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कभी कभी नहीं पता होता उस एज में, टेंडर एज में कह लें अगर, कि हमें क्या करना है। अगर लेकिन क्लैरिटी है, कुछ लोगों को होती है, कम परसेंटेज है बट होती है कुछ लोगों को, तो उनके लिए वो ऑप्शन चूज करना आसान हो जाता है कि हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वो परस्यू करें। डेफिनेटली जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कंप्यूटर साइंस का रोल बढ़ रहा है, चाहे वो शॉपिंग हो, अभी देखा हमने पैंडेमिक के दौरान की एजुकेशन में, इवन हेल्थ केयर फॉर दैट मैटर, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही थी। तो बहुत सारी फील्ड्स में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, या जो वर्ड्स आप सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे शब्दों का जो प्रयोग होता है आजकल, वो यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली वो एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं किसी भी कार्य की। तो आने वाले दिनों में क्योंकि इसका एडाप्टेशन बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए इसके अराउंड जितनी भी जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। और सर्टेनली आने वाले दिनों में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या इन जैसी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उनमें जॉब्स का ज़्यादा क्रिएशन होगा, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिल्डिंग तो बनेंगी ही भाई, सिविल इंजीनियरिंग होगी ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी, पाइप फटेगा तो एक प्लम्बर आके ठीक करना ही पड़ेगा उसको।
तो फिजिकल चीज़ें जहाँ पे या जहाँ पे ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है वो रहेगा ही। हाँ, इसमें भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने कहा, जो कि सीखने में उसको थोड़ा मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन अगर आप करियर चॉइस की बात करें तो वो मुझे लगता है कि एक नज़रिया, एक एस्पेक्ट हुआ लाइवलीहुड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर पता नहीं है तो वो जैसी रैंक आए उसके हिसाब से ले सकते हैं, और स्किल सेट्स बाकी चीज़ों में एज थॉट इवॉल्व्स वो डेवलप कर सकते हैं। बट तब लाइवलीहुड एज अ फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंटरेस्ट नहीं पता है तो। लेकिन अगर इंटरेस्ट पता है तो बच्चे को वही चूज करना चाहिए जिस फील्ड में वो जा रहा है, क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जो उसको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करने में मददगार सिद्ध होंगी। तो ये एक नज़रिया है मेरा। चाहे वो पैंडेमिक हो, अभी कल कुछ और आ जाएगा, तो वी डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर। बहुत लोग इनफैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि 5 से 10 साल में आप क्या करना चाहते हैं, बट आज की डेट में वो इररेलेवेंट सा लगने लगा है। तो आज की डेट में जो जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप करियर की चॉइस करें। अगर नहीं है तो लाइवलीहुड के हिसाब से आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। थैंक यू सर, बिल्कुल अच्छी जानकारी दी आपने कि जो आज का माहौल है कहीं ना कहीं उसमें ये आया है कि ऑनलाइन कल्चर बढ़ा है तो लोग कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, लेकिन बाकी की जो ब्रांचेस है, बाकी का जो स्कोप है वो कोई कम नहीं हुआ है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स की तैयारियों को लेकर। तो श्रीराम सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। माय क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स स्टार्टिंग अ करियर इन इंजीनियरिंग, स्पेशली इन प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम? थैंक यू। एंड बिफोर आई स्टार्ट, ये पूछना चाहता हूँ, हिंदी में ही बोलें या अंग्रेजी भी चलेगा? सर दोनों में आप जैसे। अच्छा, ठीक। तो first of all, I wanted to thank Mr. Kush because he has really set the context and the stage very nicely. ये पूछना चाहिए, आज ये ऐसा सवाल क्यों उठा है कि ये सोच रहे कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है हमारे पास या कोई और ऑप्शन भी है, क्यों उठा है ऐसा? तो आई थिंक एक तरफ से हम देखें तो प्लेसमेंट की तरफ से देखें, जब प्लेसमेंट की समय आता है, मतलब अभी बीटेक प्रोग्राम ले लें तो चौथा साल या तीसरा साल में क्या होता है कि एक प्लेसमेंट सीजन सा बन गया है। मतलब क्यों ऐसा बना है? ये इस वजह से कि आईटी कंपनीज का एक होता है ऐसा प्रोसेस कि देयर इज वन टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द स्टार्ट्स एंड वन टाइम ऑफ द ईयर व्हेन इट एंड्स, अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स। बट अगर कोई और ब्रांच देखें, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे मैकेनिकल ले लो या सिविल इंजीनियरिंग ले लो, कोई और भी इंजीनियरिंग ले लो, देयर इज नो रिक्रूटिंग सीजन इन द होल ईयर। कभी हुआ नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है, जब the jobs will open when they will open, when people retire, when somebody moves from one company, when the company expands, this happens. But ये IT का अलग सा क्यों हो रहा है, ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि इनका ये जो स्केल है, the magnitude of the hiring जो है वो अलग है। It is much much higher than all the other branches. मानो अभी अमृता यूनिवर्सिटी में ले लो, एक कैंपस में जब ये जो कहते हैं कि मास रिक्रूटर जो है वो आएंगे, बस 2-3 दिन वहाँ पे होते हैं और हो सकता है 1500-2000 लोग वो लोग वहाँ पे ऑफर लेटर दे के जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई पेरेंट्स के मन में एक एक्सपेक्टेशन आ गई कि तो सिविल इंजीनियरिंग का भी कोई होता है रिक्रूटमेंट सीजन या मैकेनिकल का होता, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसका इट्स अ होल डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। But we have to remember that, as Kush so very rightly said, we still will need constructions. We will need all kinds of hardware. A computer science is not going to do the hardware. They will not know the physics and the mechanics behind it. And so this will never go away. So I'm sorry, I took a little bit longer with this introduction, but I wanted to also emphasize that when a student is faced with the thought of writing the engineering exam, थोड़ा और सोचना चाहिए, थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए कि ये क्यों मैं ले रहा हूँ, ये क्यों मैं आगे इससे क्या करना चाहता हूँ मैं। एंड सो एट दैट टाइम दे शुडंट कंसिडर इट देयर एंटाइटलमेंट कि मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस में एक अच्छा रैंक पा लिया हूँ एंड नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू हैव अ ग्रेट लाइफ। ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट बिगिनिंग
And so we have to think about what is really ahead, what is the hard work that we have to put ahead. So now, based on the wonderful landscape that Mr. Kush has said, I think the parents and the students have to ask themselves, is there such a thing as only one thing that I can be interested in? Absolutely not. If you look at all the topmost scientists in the world, especially before the 20th century, if you go to 19th, 18th century and look at the scientists, everybody was an all-rounder. Everybody was an all-rounder. Only these days you become so narrowly focused. It's not like that. And now we make a big deal about interdisciplinary and all that. But a scientist was just a man pursuing wisdom. That's all it was. So I think if we have that kind of broad-mindedness, when you start out, at least at that point, you should say, I have so many opportunities. And this engineering can open the doors for me, many, many doors. So I'll give an example. My background is with chemical engineering and statistics. One of my friends, who also moved with me to the US at that time after BTech chemical engineering, did her master's and joined the United States Postal Services. Now you might be thinking, what is this? Somebody with a chemical engineering degree, what are they doing in postal services? But you see, there is a connection between one part of life and another part of life. In postal services, you're doing transportation of lots of goods and people. People need to be safe. The goods need to be safe. The environment in which the goods are stored, the environment in which people travel, all these things we need to ensure the safety and the right kind of environmental conditions, temperature, pressure, humidity, etc. A lot of environmental regulations coming, and that requires chemical engineering, hardcore chemical engineering. The way you design shipping containers, for example. So we know that an entire shipment of 1 ton of tomatoes can be spoiled if there's not the right kind of temperature. So at that stage, the problem is that the students may not be aware of all the different options, the exciting options that are there. At that stage, the parents may not be aware of all the different options there. If you just have a single track mind, कि computer science is the most preferred at this time, सब उसी के दौर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं. ऐसे सोचेंगे तो बस then you'll be severely limiting yourself to what you can achieve afterwards. So at the beginning, if we have a wide range of options, then we say, yes, I may take computer science now, but I have the option to go into all of these different things later on. That broad-mindedness will really open the career options out for us. Okay, keeping that in mind, if I then approach the entrance exam for engineering, first thing is to recognize all engineering disciplines rely on natural sciences. I will need mathematics, I will need physics, I will need chemistry. Some students, right then and there, they have a resistance in their mind. I hate physics, I hate mathematics, I hate chemistry. And it's a very wrong footing to start with. If you are saying I want to become an engineer and you say I hate sciences, it's a very wrong approach. Similarly, today, if you are moving into one of the most exciting areas, which is artificial intelligence, and if you look at all the reports, media reports on emerging areas, top 10 emerging areas, always in the top 3, you'll find AI, artificial intelligence. Artificial intelligence, now you look at some of the most exciting applications, it includes life sciences. So that means you'll need to know about biology as well. See, all of these sooner or later, they're going to get interconnected. So first thing I would give as advice to those aspirants for engineering degrees, engineering admissions, is make sure your fundamentals are strong. Your math, physics, chemistry, biology, make sure that's strong. Number 2, please lose your resistance to that, because this is the foundation. When this foundation is strong, your engineering learning is going to be fantastic. So I will stop with that and let Vishesh go ahead. थैंक यू सर. बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बताया कि जब भी हम ऐसा कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो ब्रॉड माइंड के साथ कर रहे हैं. ये सोच के मत करें कि एक यही ऑप्शन है, ये ट्रेंड में है, इसी करते हैं. एक एग्जांपल में मैंने देखा था, जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या रोबोट की, तो रोबोट को बनाते समय कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है.
जैसे अगर जब रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर यूज होता है, जब उसकी असेंबली होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का यूज होता है, और जब उसको हम इमोशंस बताते हैं तब हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस का यूज करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग में। तो किसी का भी स्कोप कम नहीं हुआ है, हमको ये समझना चाहिए बस हमको क्या चाहिए, हम क्या करियर बनाना चाहते हैं, हम इस पे इन्वॉल्व होना है। शर्मा सर, आपके पास आते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और ब्रांच की बात करें तो आप इंजीनियरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे, खास तौर पर फ्यूचर रेडी इंजीनियर के कॉन्सेप्ट में, कि कैसे सिलेक्शन करें, क्या करें वो? जी, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब देने के पहले जो इंजीनियरिंग के फील्ड में परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है, मैं 2 मिनट में उसको जरा क्लियर कर दूं छात्रों छात्राओं को, फिर समझ में आएगा कि अगले 10 सालों में 15 सालों में क्या होने जा रहा है। इज इट ओनली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और CSE इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्राइट एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए 2002 से लेकर 2013 तक भारतवर्ष में बहुत यूनिफॉर्म ग्रोथ हुई। कंप्यूटर साइंस के नए नए एप्लीकेशंस और फील्ड्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भारत ने बहुत तरक्की की, बेसिकली बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत है, लॉजिक एंड रीजनिंग बहुत है, और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। तो इंडियंस ने प्रोग्रेस की। जो काम अमेरिका में $10,000 लेकर के आदमी काम करता, उसका इंडिया के उसमें $1,000 के व्यक्ति ने काम किया। इसलिए इंडिया में इस सर्विसेज सेक्टर में IT और कंप्यूटर साइंस आगे निकल गया। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो भी प्रोग्रेस की, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और मार्केट को करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप गुड्स बना करके वर्ल्ड वाइड बेच पाएंगे उस क्वालिटी और उस कॉस्ट पे। जब तक बल्क ऑर्डर आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे कॉस्ट और क्वालिटी में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ घटित होना जरा मुश्किल होता है। तो उस दौरान इन्वेस्टमेंट तो लगे, मगर एक्सपोर्ट वगैरह में, इंटरनेशनल फील्ड में हमारे इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह ज़्यादा नहीं जा पाए। कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के फार्मा या कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर्स या थोड़े बहुत इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, जेम एंड ज्वेलरी, इनको छोड़ करके हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फील्ड में इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो 2013 के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट आना कम से कमतर होता चला गया और जॉब जनरेशन कम हो गया। जबकि कंप्यूटर साइंस में एक एक कंपनी आकर के 20-20, 50-50, 100-100 लोगों को लेती थी, इसकी कंपनीज कम हो गई। इसलिए बच्चों का रुझान जो है कंप्यूटर साइंस की तरफ हो गया। ये अभी तक की सच्चाई थी, अब ये सच्चाई नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? भारत को एक जबरदस्त ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं कोविड। लाखों जाने गई, व्यापार चौपट हुए, लोग नौकरी से निकाले गए, सैलरीज काटी गई, डिमांड नहीं है, लोग खाली बैठे हैं। हर तरह की परेशानी, बहुत बड़ी त्रासदी जो शायद सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से होगी, हमने फेस की। यही त्रासदी अब वरदान बनने जा रही है। कैसे? चाइना के द्वारा ये वायरस वुहान की लैब में डेवलप किया गया। वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लैब थी और वहां से लीक किया गया, वहां के वुहान के मीट और एनिमल मार्केट से। और 4 लीक हुआ अक्टूबर 2019 में, और 4 महीने तक चाइना ये कहता रहा कि कुछ सीरियस नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता रहा। अपने यहाँ उन्होंने फ्लाइट अक्टूबर के एंड से रोक दी, अपने यहाँ इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए पहले के डेवलप वैक्सीन के, अपने यहाँ शुरू कर दिया जो है हर प्रकार का प्रिकॉशन जो प्रोटोकॉल था कोविड का, और दूसरों को कहते रहे ये ज्यादा त्रासदी नहीं है। जब फरवरी तक दूसरे देशों में ये घातक रूप से फैलने लगा, तब चाइना ने कहा कि हाँ इसके लिए करना पड़ेगा, काफी इन्फेक्शस है, ये है वो है। इसका मतलब चाइना की मंशा स्वार्थपरक थी, विकृत थी, उससे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। उसके पीछे मंशा ये थी कि चाइना प्रोग्रेस करे और बाकी देश उसके पीछे लगू रहे। लेकिन अमेरिकन चाइनीज ट्रेड वॉर चलने की वजह से चाइना अमेरिका के बीच में फ्रिक्शन और था,
और जब चाइना की ये विकृत मंशा सामने आई और हर देश को नुकसान उठाना पड़ा, तो लोग चाइना से बहुत ज्यादा विश्वास लोगों का घटने लग गया। चाइना की जो प्रगति हुई थी वो इस बात पर हुई थी कि वहां लेबर चीप क्वालिटी की अवेलेबल थी और गवर्नमेंट ने हर प्रकार का सपोर्ट इंडस्ट्रीज को किया कि आप आइए और इन्वेस्टमेंट करिए, और सख्त लेबर लॉस थे, इसलिए उत्पादकता तेज थी, सुविधा थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, इलेक्ट्रिसिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था। चाइना ग्रो कर गया 78 के बाद। कंपनीज किन्होंने लगाई? जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएसए, ये 4 मेजर इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वहां कंपनी लगाई कि सस्ते में माल बनाएंगे और दुनिया में बेचेंगे, और बेचा भी है, उन्होंने भी कमाया। चाइना की प्रगति हुई, फिर यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कंपनियां वहां लगी। इससे टेक्नोलॉजी और समझ और मैनेजमेंट डेवलप करके चाइना ने अपनी कंपनी लगानी शुरू की। तो चाइना वर्ल्ड पावर बन गया मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया। परंतु अब यूएसए के भी समझ में आ गया है, जापान के समझ में आ गया है, कोरिया के समझ में आ गया है, ताइवान के समझ में आ गया है, ये फॉलो कर रहे हैं नो चाइना पॉलिसी या चाइना +1 पॉलिसी। का मतलब चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपने लगाई है तुरंत आप उसको नहीं हटा सकते, लेकिन धीरे धीरे एक फैसिलिटी और लगाओ चाइना के बाहर, जिससे कि कल को चाइना पे सैंक्शंस लगे या यूएस चाइना का फ्रिक्शन और बढ़े तो हमारे पास दूसरा बेस रहे, वहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा करके वर्ल्ड सप्लाई चेन में अपना हिस्सा बनाए रखेंगे। तो कंपनी चाइना के बाहर तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है। सबसे बड़े बेनिफिशियरीज इसके हैं वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इसमें सबसे ज्यादा सूटेबल है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वहां वीकनेस थी वो अब काफी हद तक दूर हो चुकी है, हो रही है। पोर्ट्स, रोड सब बन रही है। कुशल श्रम, स्किल्ड टेक्नीशियंस इंडिया में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स। एक तरीके की एम्प्लॉयड सब्सिडी है, जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना बेचेंगे, उसके ऊपर आपको 8%, 7%, 10% गवर्नमेंट जो है ड्रॉबैक देगी, जिससे आप अपनी कॉस्ट यहाँ कंपनी लाके लगाने के 2-3 साल में रिकवर कर लें। 6 साल की स्कीम है, 5 साल की, पहले 2025 तक थी, अब 2026 तक गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। इससे क्या हो रहा है? इससे जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ग्लोबल सप्लाई चेन की, वो बहुत तेजी से इंडिया में आ रही है। इसके प्रमाण मिलने लग गए। $170 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कमिट हो चुका है, जो भारत शायद 10 वर्ष में करता, वो कोरोना काल में हो चुका है। और जिस गति से इंडस्ट्रीज इंडिया का रुख कर रही है, अगले 10 वर्षों तक लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, और ये सब ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा। $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का मतलब $5 ट्रिलियन का आउटपुट विश्व में जाएगा भारतीय कंपनियों के द्वारा, जो अभी हो रहा है। उसके अलावा बिल्कुल क्या होगा? कम से कम 10 मिलियन इंजीनियरिंग जॉब्स जनरेट होंगे कोर ब्रांचेस में, वो बीटेक इंजीनियर्स के लिए होंगे। कम से कम 20 मिलियन जॉब्स जनरेट होंगे, वो डिप्लोमा होल्डर्स और सुपरवाइजरी लेवल के होंगे। कम से कम 50 मिलियन जॉब्स जनरेट होंगे जो टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नीशियंस के लेवल के होंगे। और इतने लोग जब पैसा कमाएंगे इन 50 मिलियन जॉब से, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना कपड़ा खरीदेंगे, अपना मकान बनाएंगे, अपनी कार खरीदेंगे, तो इससे 3 गुना जॉब्स और जनरेट होंगे दूसरे फील्ड्स में। बिल्कुल सही, बिल्कुल इंडिया सही की आपने बताया इकोनॉमी इस गति से चल रही है, 2026 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 2025 तक के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया था, कोरोना की वजह से हम 1-1.5 साल पीछे खसक गए हैं। 2026 तक हो जाएगी, और 2030 आते आते ये इकोनॉमी $10 ट्रिलियन टच कर जाएगी। इंडिया जापान से आगे निकल के नंबर 3 पे आ जाएगा वर्ल्ड में। बहुत अच्छी तरह आपने इसे बताया है। बिल्कुल। अभी बस एक चीज और क्लियर कर दूं, अब ये हाँ, जो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आ रहा है किन फील्ड्स में आ रहा है? इलेक्ट्रिक कार्स, कार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए आज देखिए इंडिया पहले $12 बिलियन का मोबाइल इंपोर्ट करता था। इस साल इंडिया ने कोरोना के बावजूद $3 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट किए। इंडिया will become the second largest of mobiles in just 3 to 4 years. कौन बनाएगा मोबाइल? टेक्नीशियंस बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बनाएंगे, सुपरवाइजर्स बनाएंगे। ऐसे ही डिफेंस के फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत। ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कम से कम 20 कंपनियां होंगी जो बनाएंगी, ऑटोमोबाइल्स बनाएंगी, 3 व्हीलर्स बनाएंगी, बैटरी प्लांट बनाएंगी, हाइड्रोजन व्हीकल्स बनेंगे। ये सब में नए जॉब जनरेट होंगे। इस बैकग्राउंड को समझते हुए जितने जॉब कंप्यूटर साइंस में जनरेट होंगे उतने ही जॉब्स कोर ब्रांचेस में जनरेट होंगे और उतना ही हाई पेइंग जॉब्स होंगे, शायद उससे भी ज्यादा हाई पेइंग। ये स्पष्ट दिख रहा है होराइजन। बिल्कुल, बहुत मैटर ऑफ 4 5 आपने इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ऐसा बूम आने जा रहा है कि खोजे से नहीं मिलेंगे आपको ये इंजीनियर। जब इसका बूम आएगा तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी चाहिए, बीबीए भी चाहिए, बीसीए भी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस में रुझान बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इधर जा रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैकेनाइजेशन, जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, 4th वर्जन, साइबर फिजिकल सिस्टम। मशीन फिजिकल होगी, कंट्रोल साइबर यानी डिजिटल होगा, ऑटोमेशन होगा, लोडिंग अनलोडिंग, चेकिंग, प्रोग्रामिंग, तो वो हैंड इन हैंड जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर उसको मैनेज करेगा, आईआईओटी का एक्सपर्ट उसके साइबर पार्ट को मैनेज करेगा। इंडिया इसमें वर्ल्ड पावर बन के इमर्ज करेगा महज 10 वर्षों के भीतर। इसलिए देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज 3 years down the line, and right now is the time to choose for these core branches. जो चूज करेंगे वो जबरदस्त रिवार्ड पाएंगे 4 साल बाद। ऑलरेडी वी आर सीइंग हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशंस ड्रॉप हो रहे थे। 100% प्लेसमेंट है इस साल, 5 7 8 सालों के बाद। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज आने लग गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत अच्छे तथ्यों के साथ, बहुत अच्छे फैक्ट्स आपने इस चीज को बताया है कि आने वाले 10 सालों में कैसे हमारा सिस्टम होगा। ये सर मैं आपको दोबारा फिर आऊंगा अभी, लेकिन जो आपने आने वाले 10 सालों का जो सीन खींचा है, 10 वर्षों में कैसे बूम आएगा, फैक्ट के साथ प्रस्तुत किया, बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। कुछ जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ब्रांचेस चुनते हैं तो अक्सर ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं, तो क्या ट्रेंड को फॉलो करना सही होगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि एक इंडिविजुअल को अपने स्किल सेट भी देखने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने पहले आंसर में कवर किया था कि जिस एज में हम लोग, देखिए एक स्टूडेंट की जर्नी हमारे देश में समझना बहुत ज़रूरी है टू बिगिन विद, कि कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम क्यों देता है। तो हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि भाई या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो पेरेंट्स, मेडिकल में ब्लड से डर लगता था तो सोचा इंजीनियर बन जाते हैं, तो आईआईटी का एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाई हो गए तो आईआईटी कानपुर चले गए। तो ये एक अधिकतर छात्रों की हमारे देश में ये ऐसी ही सोच रहती है। हमारे बड़े भाई भी थे तो वो भी चले गए थे, तो उनसे इंस्पिरेशन था। तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की लाइफ में तो वो ये इस एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं अपना। अब आप देखिए कि इस एग्जाम में किन, जैसे श्रीराम सर ने कहा कि जो फंडामेंटल्स हैं उस पर आपको आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एसेंशियली एग्जाम है जो आपकी एक बेसिक थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। आप कितना लॉजिकली सोच सकते हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, ये बेसिक टेस्ट है। इस एग्जाम में यही टेस्ट होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो एटलीस्ट आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि चलिए आप एक सेंसिबल सोच रखते हैं और एक लॉजिकल दिमाग रखते हैं, जो एक तरह का एक रिफ्लेक्शन है आपकी सीखने की एबिलिटी का, कि अगर आपको कुछ सिखाया जाए लॉजिकल मैनर में तो आप सीख जाएंगे और उसके बेसिस पे कुछ अपनी जिंदगी में कर लेंगे। राइट, सो इस एज में ये सारी स्किल्स अगर होती हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, और नहीं तो आप किसी और कॉलेज में चले जाते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कम हो गए या जो आईआईटी चले गए बहुत ज़्यादा हो गए। वो एग्जाम डे पे भी बहुत लोगों का डिपेंड कर जाता है। तो
लेकिन जैसे आप मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। नाउ कमिंग बैक टू कि कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि जैसी रैंक आती है मोस्ट ऑफ अस चूज दैट काइंड ऑफ अ ब्रांच। अब जॉब और लाइवलीहुड क्रिएशन के हिसाब से एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया है मोस्ट यूनिवर्सिटीज में। जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, केमिकल एंड सो ऑन, एरोस्पेस, सिविल, ऐसी ब्रांचेस चूज करते हैं। मेरी जो रैंक आई थी वो केमिकल में मैं गया था पहले, और फिर मैंने अपनी ब्रांच चेंज कर ली थी सिविल में, जो कि बहुत अनयूजुअल चीज़ है। आईआईटी अगर आप देखें तो कोई ऐसा करता नहीं है, करेगा तो या तो कंप्यूटर साइंस और सो कॉल्ड ऊपर वाली ब्रांचेस में करता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में था, तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर गया। हाँ, बात अलग है कि अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग में नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो जैसे जैसे जिंदगी इवॉल्व होती है, आप अपनी थॉट प्रोसेस भी इवॉल्व करते हैं और आपके मोटिवेशंस भी चेंज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ज़्यादा स्किल सेट्स को इस एज में मेरे हिसाब से देखना उतना लाजमी नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अगर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, देन डेफिनेटली आप वो ब्रांच चूज करें। लेकिन अगर नहीं है, देन गो अलॉन्ग विद द फ्लो। जो ट्रेंड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी सोच, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है कॉलेज में, आपके दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है, आप आसपास देखते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है, नहीं है, तो उस हिसाब से आप बिकॉज इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। जैसे आईआईटी वगैरह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिंदगी में। तो एक ओपन सोच को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बच्चे की बहुत फिक्स सोच नहीं होती है, और वो इवॉल्व अभी भी हो रही है। आई एम श्योर मेरी तो हो ही रही है, सर की भी आई थिंक हो ही रही होगी। दोनों जो प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर्स हैं उनकी सोच बदलती रहती होगी, आपकी भी। जैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे, आई एम श्योर कि आप भी डिफरेंट चीज़ें करना चाहेंगे। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो, और क्योंकि आप में एक बेसिक एबिलिटी और स्किल सेट है कि आप एक लॉजिकल मैनर में सोच सकते हैं, तो आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ को। इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से सिलेक्शन की बात कही जाती है, और फिर कई बार कहा जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एक बात होती है कि दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए कि इंटरेस्ट और पैशन भी बना रहे और मार्केट का ट्रेंड भी बना रहे, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे स्किल है वो स्किल डेवलप कर लें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर शर्मा जी? देखिए, कहने के पहले कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? सब बच्चे उसे आसानी से समझ पाएंगे। मैं ड्राई बातें बोलूं तो समझ में नहीं आएगा। कहानी है सचिन तेंदुलकर की। हर कोई नाम, ये सचिन तेंदुलकर का नाम जानता है। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट सीख रहे थे, उनका पैशन वाज क्रिकेट, फाइन, बट what he wanted to become, initially he wanted to become a fast bowler. बहुत मेहनत की। उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने कहा, यू आर नॉट कट आउट फॉर फास्ट बॉलिंग। जो एथलेटिसिज्म चाहिए, जो बिल्ड चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो तुम्हारे भीतर नहीं है। इंटरेस्ट तुम्हारा जरूर है। सचिन तेंदुलकर नहीं माने। 2 साल के बाद जब वो उसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ही ट्राइड टू बिकम ए स्पिनर। वो उसमें बेटर साबित हुए फास्ट बॉलर से। लेकिन फिर रमाकांत आचरेकर ने कहा, स्पिनिंग इज बेटर देन फास्ट बॉलिंग फॉर यू, बट नॉट योर चॉइस। यू आर कट आउट टू बी ए बैट्समैन। देन उसके बाद 2 साल स्पिनिंग करने के बाद जब वो आगे नहीं बढ़ पाए, देन ही फोकस्ड ऑन बैटिंग, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसा क्यों हुआ? पैशन तो उनका सभी जगह था, पैशन था, मगर राइट क्षमताएं नहीं थी फास्ट बॉलर बनने के लिए। बैट्समैन बनने की क्षमताएं थी। क्या क्षमताएं थी बैट्समैन बनने की? एजिलिटी, वेरी क्विक रिस्पॉन्स, रिएक्शन टाइम वाज वेरी शॉर्ट। एक फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करता है 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 सेकंड लगता है एक स्टंप से दूसरे स्टंप तक बॉल को ट्रेवल करने। और हमारा ह्यूमन रिएक्शन टाइम 2.5 से 3 सेकंड ही होता है, प्रतिक्रिया करने का समय। सचिन का टाइम नापा गया है लेस देन 1 सेकंड। He's very agile on his feet. He's very quick in judging. Intrapersonal skills are extremely good. तो क्या होता है, जो फास्ट बॉलर की बॉल हमारे तक आ जाती है और मेरा बल्ला नहीं उठ पाता, उसको सचिन जी हाफ वे समझ लेते हैं, कहाँ पड़ेगी, क्या बाउंस होगी, पोजीशन कर लेते हैं और आराम से हुक कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। स्पिन को और ज्यादा रीड कर लेते हैं बॉलर के हैंड से, पोजीशनिंग करते हैं, परफेक्ट स्ट्रोक खेलते हैं। टेम्परामेंट ऐसा है कि धैर्य है उनके भीतर। ये धैर्य की जरूरत फास्ट बॉलिंग में नहीं है, स्पिनिंग में है। तो उनकी क्षमताएं वेयर कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ एथलेटिसिज्म व्हिच वी कॉल एज काइनेस्थेटिक फाइन एबिलिटीज। अच्छी स्किल से काम करना, स्पोर्टिंग स्किल से काम करना।
तो हमें 5 चीजों का ध्यान रख करके तय करना चाहिए। ये 5 चीजें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी क्षमताएं, दीज आर साइंटिफिकली मेजरेबल। हम करते भी हैं अपने कॉलेज में, अपने बच्चों को उसको एडवाइस भी देते हैं। पूरे में हम नहीं जाएंगे, उतना समय नहीं है सेमिनार में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम देख के बता सकते हैं कि इसमें जो काम में इन्वॉल्वमेंट है, जिन गुणों का, वो गुण मेरे भीतर हैं कि नहीं। क्या हम स्कूल टीचर अच्छे बनेंगे या हम पुलिसमैन अच्छे बनेंगे? एक जगह हमें बच्चों को नर्चर करना है, दूसरी का डंडा चलाना है। सब कोई कंप्यूटर साइंस में भाग रहा है। हार्डवेयर को छोड़ दें तो कंप्यूटर साइंस में जब तक लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू गो वेरी फार इन टॉप पोजीशंस। तो ऐसे लड़के जिनका मध्यम श्रेणी का ये है, लेकिन काइनेस्थेटिक स्किल्स फाइन अच्छी हैं, वर्बल एबिलिटी अच्छी है, दे कैन गो इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, दे कैन गो, एग्जीक्यूटिव एबिलिटी अच्छी है, दे कैन गो इनटू मैनेजमेंट। फाइनर स्किल्स एक्वायर करने की ताकत अच्छी है, दे कैन बी गुड इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। वर्बल एबिलिटीज अच्छी हैं, दे कैन बी गुड मार्केटिंग पीपल, दे कैन गुड। तो अपनी क्षमता देखिए पहले तो, कि क्या हम इसके लिए बने हुए हैं, इस काम को हम कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जैसा आपने कहा, पैशन एंड रुचि अगर है तो आप काम को ज्यादा लगन से, स्वभावतः अच्छे से करेंगे, खुश होकर के करेंगे, ज्यादा करेंगे और इंटरेस्ट लेके करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। रुचि इनकलकेट की जा सकती है मच फास्टर। आज अगर बैंगलोर के रहने वाले डोसा पसंद करते हैं और मैं नॉर्थ इंडिया का छोले भटूरे पसंद करता हूं, तो ये रुचि डेवलप्ड है। यहाँ छोले भटूरे ही मिलते हैं, डोसा कम मिलता है। अब डोसा मिलने लगा तो मुझे डोसा भी अच्छा लगने लग गया। दिस हैज डेवलप्ड। मुझे पहले नहीं पता था कि डोसा मुझे इतना अच्छा लगेगा, राइट। थर्ड थिंग इज सोशल कंडीशनिंग एंड परसेप्शन। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि डॉक्टर बनो, ये बनो, IAS बनो, वो बनो, वो बनो। उसका भी जहां तक आदर कर सकते हैं आप करें। चौथी चीज है रिसोर्सेज। आप पायलट बनना चाहते हैं, 20 लाख रुपया लगता है पायलट की ट्रेनिंग में, 6 महीने की, 1 साल की। ऑल पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दिस। उसके बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी। मिल गया तो जरूर आपको 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, मगर कितने लोगों, हाउ मेनी कैन अफोर्ड इट? तो रिसोर्सेज हमारे पेरेंट्स के पास क्या है। एंड लास्ट इज कि आगे चल करके भविष्य में इस ब्रांच में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। पैशन तो हमारे पास बहुत है। किसी जमाने में क्रिकेट में बहुत पैशन था सलीम दुर्रानी को, बाद में लोगों को मदद करके उनके अंतिम समय को गुजारना पड़ा। आज एक IPL कोई खेल लेता है तो 5-7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं उसके पास। तब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज हैं। तब के क्रिकेटर भूखे रहते थे बेचारे, उतने ही टैलेंटेड होके आज के करोड़ों में खेलते। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज किस ब्रांच में क्या होंगी उसको भी मद्देनजर रखना है। हमारी क्षमताएं क्या हैं, इसके आप जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगे, which is going to grow in future, where you have the right abilities, capabilities, the competencies, where you feel reasonably interested, where your parents and this thing can be convinced to bring around, उसको करके डिसीजन लीजिए। और अंत में अगर आप जान लगा देंगे किसी भी फील्ड में तो सफल होंगे ही, कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करिए और फिर जी जान से उसमें जुट जाइए, पैशन डेवलप कर लीजिए। शादी के पहले मोहब्बत की और शादी की या शादी करके बहुत डेवलप की, अल्टीमेट टेस्ट इज कि मैरिज शुड बी सक्सेसफुल। जो शादी अरेंज मैरिज करते हैं उनका डिवोर्स रेट कम है। ये क्या शो करता है कि हमें अपने को डेवलप करना पड़ता है, अपनी रुचियों को, जैसा कुछ श्रीवास्तव जी ने कहा, एज वी गो ऑन मूविंग इन करियर वी इवॉल्व, वी अंडरस्टैंड, वी रीएडजस्ट, we refix our goals and we use our talent and move forward. आपने 5 पॉइंट्स में जिस तरह पूरा समझा दिया कि 5 पॉइंट्स में कैसे हम अपने एबिलिटी को, अपने स्किल को डेवलप करें, घर के माहौल को कैसे देखें, कैसे पैशन को बढ़ाएं। ऑब्वियस बात है, अगर ये 5 चीजें स्टूडेंट देख ले तो उसको अपने सिलेक्शन में बहुत आराम मिलेगा। सर, श्रीराम सर, मैं वापस आपके पास आता हूँ। टेक्निकल शायद कारण था कुछ जो आप डिस्कनेक्ट हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसी को आप आगे बढ़ाइए कि क्या करे स्टूडेंट, कैसे एक बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन करे।
Thank you. This is an important question because आज अगर देखें तो भारत में we have approximately 700-800 universities and 40,000 colleges. So naturally, a student will have a dilemma in terms of selection. Now, the reason I mentioned about NAAC accreditation is they have very clear criterion about assessing the quality of a university, of an education institution. So I want to just touch upon this with the perspective of the student. So first thing, curriculum. How does the university design the curriculum? What's the perspective of the student? The student will want a curriculum which is flexible. They should have a lot of choices of electives. They should be, if they are in engineering, they should be able to take management courses. They should be able to take biology courses. They should be able to take social sciences courses. This flexibility should be there. Second thing, in terms of the teaching, learning, and assessment, there should be innovation. There should be creativity. So gone are the days where you're just sitting there and listening to 1 hour of lecture. I think this has to be much more interactive. So what is the university doing in terms of innovative and creative methods? How interactive and how interesting do they make all the lecture, the class hours? What kind of new methods, peer-based learning and project-based learning, hands-on skills through laboratory integrated courses, what is the university doing for that? Third, what is the research? A student can decide to go into the industry or they can go into higher education for masters and PhDs. अगर वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जाकर देखें तो they will, उनको पता चलेगा कि कैसे मतलब how does the world see the research? Is the world seeing a lot of value? Are they getting a lot of funded projects from the government and industry? Are there a lot of industry collaborations? So they'll be able to make out from the website of a particular department. And in this, we also look at the outreach. Is the university trying to have a lot of industry collaborations in terms of developing new products? Are they doing a lot of extension activities? If there are a lot of experts in the university, how are they actually supporting the surrounding community? And are there a lot of good research facilities in the university which is accessible to people in the community also? Then we come to number 4, which is infrastructure and facilities within the campus. A student would like to have fun during the 4 years. They want to know about the sports and the playground and whether the university supports participation in cultural activities. There should be a thriving, wonderful campus life beyond just the classroom. How is the university supporting this? And next, there is the student support, which is student welfare. What are the schemes that they have? What are the hostel facilities and so on? Are there a lot of cultural clubs? What is the cultural ethos of the organization? Are they supporting diversity within the campus? And then there is number 6, which is the management, the leadership, and so on. What kind of quality measures are there? Is there student participation in decision making within the university? Is there a quality consciousness? Then the last one, which is related to environment and sustainability and best practices, because today, whether you are in computer science or electronics or any other field, certainly everybody has to be focused on these sustainable development goals. And that's something very clearly laid out by the United Nations SDGs as well. Everybody has to subscribe to that if we have to save the planet. And so the best practices of the universities get reflected in this particular aspect, the environment, sustainability, all the associated best practices. So when a student checks out the websites, they'll be able to know how the university is performing with respect to these 7 criteria. NAAC has made it transparent. The entire report of the university is available public on the website. It's a wealth of information. If they just take that one self-study report from the university, they get so much information about the entire history of the institution. That's the best way. If they have a little bit of patience, they can really know how the university has been performing, and then they'll see if their interests are matching with what the university is providing. थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके जो हिस्टोरिक अचीवमेंट है उसके लिए, और दूसरी बात जो आपने समझाया, तो जैसे स्टूडेंट्स में अपने क्वालिटी डेवलप करनी होती है, ऐसे ही क्वालिटी उसको कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट में भी ढूंढनी चाहिए। अगर उसको क्वालिटीज मिल जाती हैं तो फिर उसको सिलेक्शन मोड में जाना चाहिए।
कुछ जी, आपके पास आता हूँ अगले सवाल में। जो पैंडेमिक का दौर है, इसमें स्टडी से लेकर जॉब का पैटर्न पूरा बदल गया। जिन चीजों की हम कल्पना आने वाले 5 वर्षों में कर रहे थे, 5 वर्षों में, वो अभी हमारे सामने हकीकत आ गई है। तो ऐसे में क्या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी उसी रफ्तार से बदला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैंडेमिक ने जॉब मार्केट के रिक्वायर्ड स्किल्ड और टेक्निकल एजुकेशन के बीच में दूरी बढ़ा दी हो? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा शुरू में भी कहा था शर्मा सर ने कि पैंडेमिक ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, और काफ़ी लोगों को जॉब लॉसेस हुई हैं या बहुत लोगों की जान भी चली गई है। सो एक नया पर्सपेक्टिव सा मिला है आई थिंक हमारी सोसाइटी को। इसके चलते कुछ लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, कुछ लोग और चीज़ों को भी महत्व दे रहे हैं। हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जब हम इग्नोर करते थे, पैसे के पीछे भागते भागते एक रैट रेस में आई थिंक ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती थी। तो एक पर्सपेक्टिव बदला है। और सिमिलरली एजुकेशन का जो माध्यम है, जो मीडियम जो जिससे देते थे, वो भी एक हाइब्रिड मोड में चला गया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। कुछ कॉलेजेस धीरे धीरे अब खुलने की कोशिश कर रहे हैं, और स्कूल्स भी फॉर दैट मैटर। तो देखिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है कि एजुकेशन है क्या। अल्टीमेटली आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या बनाना चाहते हैं, ये एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आने वाले अपने बच्चों में देखें, जिससे एक जैसा अगेन गोइंग बैक टू दी SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इन सब की जो अवेयरनेस है हम लोग की जनरेशन में कम थी। बहुत सारे स्कूलों में ये सारी बातें नहीं होती थी। कुछ अच्छे स्कूल थे, इंटरनेशनल स्कूल्स या कुछ प्राइवेट स्कूल्स, जिनमें ये सारी बातें हुआ करती थी। बट अदरवाइज क्या करना है भाई, पढ़ के नौकरी करनी है। दैट यूज्ड टू बी द प्राइम कंसर्न ऑफ मोस्ट ऑफ अस। तो अब इस पैंडेमिक ने जो जीवन बदला है, ये एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है हमारी सोसाइटी को, जो कि एजुकेशन हो चाहे जॉब हो, सभी लोग अपनी तरह से इवॉल्व कर रहे हैं इस टाइम में। तो अब कैसे बदला है भाई? जॉब थी, अब ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। एट द सेम टाइम बहुत लोगों को इशू हो रहा है कि घर भी अब मैनेज करना है, मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक द प्राइम स्किल दैट अ पर्सन शुड हैव इन हिज और हर लाइफ इज फ्लेक्सिबिलिटी and an ability to adapt to evolving situations. अब इसको सिखाने के लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये आई एम श्योर प्रोफेसर्स हैं जो मुझसे बेहतर आंसर कर पाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट इस पॉइंट पे सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आई फील कि बहुत सारे और प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, जिसको अगर हम एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टेशन के जरिए से नहीं देखेंगे तो हमारे लिए जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अल्टीमेटली एजुकेशन, नौकरी क्या है, हमारे जीवन को आसान करती है किसी ना किसी तरीके से। भाई खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, बेसिक चीज़ें, और जो थोड़ी सी वांट्स है हमारी वो पूरी हो जाए, तो आपका जीवन हंसी खुशी गुजर हो जाता है। बस इतना ही है। इससे ज़्यादा कि ना इंसान को ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा भागना चाहिए, क्योंकि उससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। एट द सेम टाइम इसको पाने के लिए जो एजुकेशन का एवोल्यूशन है वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए। तो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन आर टू थिंग्स दैट एजुकेशन शुड फोकस अपॉन, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर बेसिक सेंस एंड द सेंसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। तो ये आई थिंक लेके चलेंगे तो अब जीवन अच्छा होगा। श्रीराम सर, आपके पास फिर से आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत हो रही है, कहा जा रहा है कि फ्यूचर इसमें आने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए तैयार है? Thank you. It's a tough question, I feel. As such, the education sector is always a little bit behind the advancements in the industry. अगर आप वो जरूर कहेंगे कि नहीं, काफी तैयार। I think today the common feeling, we see so many activities related to industry, academic, symposium and all that. But we have to ask ourselves, after 20 years that there have been so many talks, every year there are industry, academy interactions, every year they have that. Why is it that there has been no progress?
will we never get an answer to this? I think because we have had too many restrictions in our education system. And a former scientific advisor to our Prime Minister made a very big remark on this. He said, in India, we have an examination system, not an education system. So I think this has to be changed. So as Khushji said, the education sector has to be very agile. It has to be flexible and adaptable. And I think if that happens, then I'm sure it will catch up. But right now, I feel the pedagogy, the teaching methods, they have a long way to go. But interestingly, to answer very specifically to your question, for artificial intelligence, people are making a very, very genuine effort to make the teaching methods different. I feel, there is a big difference between the AI programs, the way they are taught, and the other programs, which is, I think, a wonderful progress in our country, because they have a lot more laboratory integration. They have a lot more project-based teaching methods. And I feel one thing I'll tell you as an example, students are taught to, disassemble things. They have to break things down and then put them back together. Even though we call ourselves engineers, these days, I think that skill is missing. As Khushji so rightly pointed out, agar pipe phat gayi to we call somebody, who is not an engineer. We don't call an engineer. If there is a breaking in the pipe, who do we call? We call a technician, not an engineer. That's because this basic skill that engineers are supposed to have is lacking. But I think if we can integrate that into our teaching methods, it will be wonderful. So I think I see some good progress when it comes to the artificial intelligence, that they are bringing in these kinds of hands-on components into the education, which should be done in all the branches. But at least something is happening in the artificial intelligence. I feel there is good progress. If you ask me, is the country ready? I would say it's getting ready. थैंक यू सर। शर्मा सर, हम आपके पास वापस आते हैं। अभी जब लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया था, पूरा डिस्क्राइब किया कि आने वाले 10 वर्षों में क्या होने जा रहा है हमारे देश में, कैसे तैयारियां हैं, कैसे सेक्टर में। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा बदलाव आपको किस सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं? सबसे ज्यादा बदलाव किन ब्रांचेस में दिखाई दे रहा है? जी, किस सेक्टर्स में? देखिए, बदलाव तो हर ब्रांच में आ रहा है। जिस वक्त टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है पिछले 2-3 डिकेड से, the change of technological change is so rapid, the rate of technological change is so rapid, हर ब्रांच में परिवर्तन आ रहा है। जैसे अभी बाकी दोनों लर्नर्ड स्पीकर्स ने कहा, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इसके अलावा डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन के हैं, वो ये एप्लीकेशंस डेवलप होंगे। और डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब धीरे धीरे पुराने उससे कम होकर इसमें शिफ्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि पुराना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और टेस्टिंग का और इस सब का जो वो था, वो ऑटोमेट होता जा रहा है, उसमें जॉब्स घटेंगे और ये नए जॉब्स बढ़ेंगे। कोर इंजीनियरिंग का जो परिदृश्य मैंने आपको बताया था कि जब तक इन्वेस्टमेंट की क्षमता ना हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाना पॉसिबल नहीं है। कुछ fortunate, by grace of God, huge amount of investment is flowing into India, and our Indian industrialists also, like Reliance, like Tata's, like Azim Premji, like others, are making huge investments also. So together these investments are going to create jobs. तो कोर इंजीनियरिंग का हर फील्ड प्रोग्रेस करेगा अगले 10 साल 15 साल तक, हर फील्ड। मोस्ट ऑफ इट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें अभी तक केवल मोबाइल कम्युनिकेशन में ही अपॉर्चुनिटीज थी। अब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में, कंप्यूटर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट एरिया फॉर इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आफ्टर ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द सेकंड लार्जेस्ट एरिया इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। इसमें अगर हम इंपोर्ट अपना कम कर लें, डिपेंडेंस कम कर लें, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने लग जाएगी। एनर्जी में कम कर लें तो बदलने लग जाएगी। तो इन सब फील्ड्स में वो आने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, इन सब फील्ड में जब होगा तो ये कब संभव है? जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर एजुकेशन चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए,
तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डिमांड आएगी. यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ पिछड़ते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन स्लोली मेकअप करते हैं. तो अब सिविल इंजीनियरिंग का अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि 100 लाख करोड़ का हम गति शक्ति करें. गति शक्ति इज बेसिकली रोड, रेलवे, पोर्ट, all kinds of connectivity. 60,000 kilometers of road they are going to make over the next 5 years at the rate of 40 kilometers per day. This is the planning. All the ports are being deepened, being expanded. पहले 1 लाख टन का जहाज अनलोड करने की कैपेसिटी 3 पोर्ट्स में थी. आज 18 पोर्ट हैं जहां 1 लाख टन का वो हो सकता है, और अब उनको एक्सपेंड करके 2 लाख टन का जहाज अनलोड करने, लोड करने की क्षमता विकसित पोर्ट्स में की जा रही है. तो पोर्ट का भी बढ़ेगा, रेलवे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, रोड्स भी बढ़ेंगी. तो जब पैसा आएगा तो रियल एस्टेट भी बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, सिटीज भी बनेंगे. तो सिविल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, डिजाइनर्स की भी जरूरत पड़ेगी, आर्किटेक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी, और केमिकल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी. तो फार्मा सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, फार्मासिस्ट की भी जरूरत पड़ रही है. जो एपीआई सब चली गई थी यहाँ से, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो इंडिया में बनना बंद थे, और टोटल सप्लाई जो थी वो चाइना के हाथ में चली गई थी, क्योंकि चाइना ने उसको बल्क में बनाया. इंडियन इंडस्ट्रीज पे इतनी पाबंदियां थी कि आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते थे. ये कागज लाओ, वो क्लियरेंस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, यही सब में उलझे रहते थे. काम धंधा पीछे, सरकार को केवल कागज ही देते रहो. तो बंद हो गई सबके सब. आज वो रिवाइव हो रही है नई पॉलिसीज की वजह से. तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया already has reached the position of the second largest manufacturer of pharmaceutical products. It will become the largest manufacturer after APIs, after vaccines, after generic drugs, and after specialized drugs. Capacity is developed. और supporting management के लोगों के बिना, transportation and logistics के बिना ये संभव नहीं है. There is going to be an all-round growth, including that in the education sector. Based on our talent, our capabilities, our resources, we should plan for the future, and above all, make ourselves absolutely committed, passionate for achieving the goals that we set for ourselves. And the future of this country over the next 15 years, this is going to be the brightest period in the history of India. Brightest period. Much better than what we have seen from 2002 to 2014. These 2022 to 2036 is going to leave that progress far, far, far behind. That's all that I. बहुत अच्छी तरह पूरा फ्यूचर का सीन आपने क्रिएट कर दिया, पूरा सीन बता दिया लोगों को. चलते चलते चूंकि समय का अभाव है, श्रीराम सर, 2 क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूंगा. ये व्यूवर्स की तरफ से आए हैं, ये एकेडमिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं. कि पहला क्वेश्चन है कि बीटेक और बीई प्रोग्राम में बेसिक अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? Actually, there is absolutely no difference. Historically, what has happened is some of the engineering colleges, they were called College of Engineering. कोई ABC College of Engineering, कोई और होता है ABC College of Technology. बस इतना ही फर्क है. Both of them are equally the same, and as per the UGC degree, these days it is more of BTech. Earlier it used to be BE, but they are exactly the same. Second question इससे जुड़ा हुआ है कि is BSc with CS Computer Science is good enough? BSc Computer Science. Yeah. Okay. Well, if you ask what they want to do in future, they have to ask themselves, what do they want to do in future? Because if they say they want to do research, naturally that's not going to be enough, because in BSc Computer Science, you'll never be exposed to research. Even if you forget that, the element of being able to carry out a project independently or with some supervision, naturally the industry will also value that. But in BSc, you may not get adequate experience. And BSc is a short period of time, 3 years, there's limited curriculum. So I think depending on what you need in the future, you have to choose whether it is BSc or BSc plus MCA or BSc plus BTech and so on. There are many options. But you have to remember that accordingly, your skills will be limited based on which program you choose. And also note that computer science has been kind of a fuzzy thing. People ask, does it belong to liberal arts and science or does it belong to engineering? क्योंकि 20-30 साल पहले अगर आप देखेंगे, a lot of the US universities, computer science used to belong to the faculty of liberal arts and sciences. Then it became computer science and engineering. And so
whenever you talk about engineering, you ask yourself, where is the engineering? Where is the design component coming in? Is there a fabrication involved, and so on? So I think when you bring in those aspects, then it's justified to call it engineering. But if you ask whether a BSc qualified person is the same as a BTech qualified person, the answer is no. Naturally, there will be certain aspects like design which are different. So the kind of jobs you will be able to take up will also be different. थैंक यू। निश्चित ही हमारे व्यूवर का जो डाउट है वो क्लियर होगा। और आप तीनों एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से बताया कि फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। अच्छा है, खुद को समझिए, पहले अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को समझिए। भीड़ का हिस्सा न बनिए, बल्कि वो बनिए जिसमें आप कुछ खास बन सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें लिखकर भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। मैं अपने तीनों ही एक्सपर्ट का यहाँ फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला तीनों लोगों ने और इस वेबिनार का हिस्सा बने, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।